प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस पार्ट थर्ड में हम जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की। तो देखिए, उस नेता का नाम था हिटलर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसी एक ऐसे देश का नाम बताएं जो लोकतांत्रिक नहीं है, यानी कि जहां पर लोकतंत्र नहीं है। तो म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया। या आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है कि ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो हमें लिखना है। तो देखिए, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं होती हैं, पहला क्या होती है कि प्रमुख फैसले जो है निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, यानी कि जो नेता जो जनता द्वारा जो यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं वो जो है निर्णय लेते हैं, प्रमुख फैसले लेते हैं। इसके बाद जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है और एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इससे जो है यहाँ पर यानी कि एक व्यक्ति जो है एक वोट डाल सकता है। इसके बाद है कानून का राज और अधिकारियों का आदर होता है और शासन में जो है भागीदारी का सबको समान अवसर इसमें मिलता है। इसके बाद देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इससे क्या अभिप्राय है। देखिए, इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति नागरिक का एक मत होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी कि कोई लोकतांत्रिक सरकार है तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होंगी ये हमें लिखने हैं। तो देखिए, इसकी क्या विशेषताएं होंगी कि नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की जो है पूर्ण स्वतंत्रता इसमें होती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने का आज्ञा जो है इसमें होती है और राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता जो है लोकतांत्रिक सरकार में होती है और मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की भी जो है पूर्ण स्वतंत्रता इसमें होती है और प्रेस को भी, यानी कि जो मीडिया कर्मी हैं, मीडिया वाले हैं, उनको भी जो है पूर्ण आज़ादी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था। यहाँ पर देखिए, मैं ये चार क्वेश्चन एक साथ ही पढ़ रहा हूँ और आंसर भी एक साथ ही हम पढ़ेंगे। तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम यहाँ पर पूछा है। इसके बाद पूछा है, नेल्सन मंडेला जो है कितने वर्षों तक जेल में रहे और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली भेदभाव का जो है विरोध किया। तो यहाँ पर देखिए, द लॉन्ग, यानी कि जो नेल्सन मंडेला द्वारा जो आत्मकथा थी तो वो थी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसका अगले वाले का क्वेश्चन है 28 वर्ष। उसके अगला क्वेश्चन का आंसर है 26 अप्रैल 1994 और लास्ट आंसर है नेल्सन मंडेला। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि संविधान है तो उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं ये हमें लिखने हैं। तो संविधान के प्रमुख कार्य देखिए, पहला है साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। इसके बाद है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना। इसके बाद अगला है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। इसके बाद देखिए, अगला है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हम लिखेंगे। तो देखिए, संघीय सरकार इसमें पाई जाती है और संसदात्मक जो सरकार इसमें होती है और प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें पाया जाता है, पंथनिरपेक्ष राज्य हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इसमें पाई जाती है। और इसके बाद देखिए, मूल अधिकार भी इसमें दे रखे हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी इसमें दे रखे हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं। तो देखिए, भारतीय चुनाव जो इंडियन इलेक्शन जो कमीशन है उसके क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा इसका आंसर क्या होगा कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर
नतीजों की घोषणा तक जो है चुनाव प्रक्रिया का संचालन। इसके बाद जो आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को जो है दंडित करना। इसके बाद है चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना और सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी कार्य लेना और जिस मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां पर दोबारा चुनाव करवाना। ये किसके कार्य होते हैं? भारतीय चुनाव आयोग के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो देखिए इसकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली चुनौती है कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीकों पर जो है रोकथाम करना, ये भी एक यहाँ पर चुनौतियां हैं। अगला है आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंध वाले उम्मीदवारों पर जो है लगाम कसना और पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर भी रोकथाम करना। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का जो है वर्णन कीजिए, यानी कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं वो हमसे यहाँ पर पूछे हैं। तो देखिए इसके आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, चुनाव की घोषणा की जाएगी, उसके बाद जो है प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और उसके बाद नामांकन पत्र भरना पड़ता है। उसके बाद चुनाव और चिन्हों का जो है यहाँ पर चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी होंगे और उसके बाद चुनाव अभियान चलेगा और उसके बाद मतदान होगा, फिर मतों की गणना होगी और उसके बाद जो है परिणाम की घोषणा की जाएगी। तो इतनी सारी प्रक्रिया होती है चुनाव की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसके क्या अधिकार हैं? तो देखिए न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है और इसके अधिकार हैं कि इसके पास न्याय करने का अधिकार और कानून और विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं? यानी कि आपको संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको बनना है तो आपके पास जो है कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर जो है कार्यरत ना हो, यानी कि कोई राजकीय सेवा में भी वो नहीं होना चाहिए, या दिवालिया या सजा याफ्ता ना हो, यानी कि उसको कोई सजा सुनाई गई हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं? तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति की योग्यता की बात करेंगे कि कौन कौन जो है राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए और चुनाव के वक्त जो आयु है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दिवालिया या सजा याफ्ता न हो, यानी कि उसको कोई सजा न सुनाई गई हो और सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर न हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? तो यहाँ पर हमसे लोकसभा और राज्यसभा में जो है अंतर पूछा गया है। तो देखिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार जो है लोकसभा के पास ही है और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की जो है संभावना रहती है। इसके बाद है लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है और लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रण करती है, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है अधिकारों को लेकर कि संविधान में जो है कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में हर नागरिक को हासिल मौलिक अधिकार कौन कौन से, यानी कि या फिर ऐसे पूछा जाता है कि भारत में हर नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, एक है समानता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद है शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, इसके बाद है शोषण के खिलाफ अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अधिकार हैं हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता का अधिकार से क्या आशय है, या समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं, या समानता का अधिकार को समझाइए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो समानता का अधिकार क्या होता है, देखिए कि सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है।
इसके बाद है दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। अगला है सरकारी में किसी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की जो है समानता दी जाएगी और किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसके बाद है कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा करने या पेशी करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता इसमें दी गई है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शोषण के खिलाफ अधिकार, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को मना करता है, संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने को मना करता है और संविधान बाल मजदूरी को भी मना करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप इसको देखिए पढ़ लेना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद जो है यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये देखिए जितने भी सारे अधिकार है वो आपको याद करने हैं, इनके बारे में कोई सा भी अधिकार आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित किया गया है या न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को किस तरह से रक्षा करती है। ये क्वेश्चन दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद है विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कोई कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा। इसके बाद अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वाले को दंडित कर सकती हैं। इसके बाद है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण भारतीय अदालतें मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे राजनीतिक विज्ञान के जो है इसमें क्वेश्चन थे, तो ये हमने सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।